हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का DDU अपडेट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम अब की बार MCQ बेस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होगा और आपकी जो परसेंटेज है वो बेटर रहे, आपका जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और तो उसके लिए हम आपको MCQs बिजनेस स्टैटिक्स के लेके आए हैं और आपको आज ये MCQs हम कराएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स वर्ड है ना वो स्टेटस से बना है, स्टेटस से बना है और जो लैटिन लैटिन से लिया गया है। ठीक है ना, लैटिन लैंग्वेज है उससे लिया गया है। आई होप आपको समझ में। बी ऑप्शन आंसर भी दे रखा है, बी। क्लियर। नेक्स्ट, इट इन इट इज प्लूरल सेंस। अगर हम प्लूरल सेंस में बात करें, अगर आप स्टैटिक्स की डेफिनेशन को देखोगे तो आपको दो तरह से मिलेंगे। एक तो प्लूरल सेंस में आप बात करते हैं और एक होता है सिंगुलर सेंस में। तो प्लूरल सेंस में जब आप स्टैटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं डेटा की, न्यूमेरिकल डेटा की। और जब आप सिंगुलर सेंस में बिजनेस स्टैटिक्स की बात करते हैं तो वो बात करते हैं आप किसकी, वहाँ पे आप बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस के साथ साथ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस का प्रोसेस हम कैसे करेंगे उसकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। बात समझ में आ गई? ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, इन इट इज सिंगुलर सेंस। अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें, सिंगुलर सेंस की बात करें तो स्टैटिक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब, सबसे अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब होती है, हमने अभी आपको बताया प्रोसेस में के रूप में। तो प्रोसेस कैसा होता है? सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस का मतलब प्रोसेस से ही है। प्रोसेस का मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कलेक्शन डेटा का। ठीक है, ठीक है ना, डेटा का कलेक्शन करेंगे। तो कलेक्शन डेटा का करना वो तो किसका पार्ट है? प्लूरल सेंस का। उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्शन तो हमने कर लिया क्योंकि हम उसको प्लूरल सेंस में डिनोट करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को लेना। जो भी हमारे पास में कलेक्शन आया है उसको उसको क्या करेंगे, हम टेबुलेट करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे। फिर क्लासीफाई करने के बाद में हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करने के बाद में हम जो है उसको प्रेजेंटेशन करेंगे, उसकी प्रेजेंट करेंगे उसको, है ना, किस पे, डायग्राम में या उस पर आपके ग्राफ पे। तो ये जो आपका प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इसलिए सिंगुलर सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी गई हैं वो बताती है सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस को, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस को बताती है ये, और प्लूरल सेंस में बताती है कलेक्शन ऑफ डेटा को। बात समझ में आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टैटिकल प्रोसेस। स्टैटिकल प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? डेटा का कलेक्शन करना। डेटा का कलेक्शन करना वो पहला स्टेप, अभी तो मैं बता रहा था। डेटा का कलेक्शन करना, फिर उसका क्लासिफिकेशन करना, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन, पहले डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर ट्यूबुलेशन का मतलब सारणियों में दिखाएंगे, फिर प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रिएट करेंगे और फिर रिजल्ट बताएंगे। बात समझ में आ गई? तो रिजल्ट बताएंगे। तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं एक बार कि प्लूरल सेंस में जो हम स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं ना, प्लूरल सेंस में जब हम स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सेंस में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डाटा कलेक्शन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं। और जब हम सिंगुलर सेंस में बात करते हैं तो वहाँ पर हम एक प्रोसेस की बात करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, स्टैटिकल एनालिसिस इज यूज टू। स्टैटिकल एनालिसिस किस में यूज करते हैं आप बताएं, किस में यूज करेंगे? कंडक्ट सर्वे ओनली, केवल सर्वे में यूज करते हैं केवल? ऐसा तो नहीं है। सर्वे में क्यों नहीं, रिजल्ट भी तो निकालते हैं भाई। ठीक है ना। मैक्सिमाइज रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स के लिए करते हैं, रिलेशनशिप संबंध बताने के लिए और पैटर्न देखने के लिए। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब है जांच करते हैं, है ना, रिलेशन की जांच करते हैं और पैटर्न देखते हैं। ये तो बात सही भी है थोड़ी सी। आगे चलें।
मेक रफ अजेप्शंस और रिप्लेस ऑल डिसीजन मेकिंग। नहीं, रिप्लेस नहीं करेंगे, सही बात है। मैंने इसको क्या बोला था, इसको बोलेंगे आप एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करते हैं हम किसकी, रिलेशनशिप की। दो आपके पास में वो होंगे चर और जो कॉन्स्टेंट होंगे दो, उनके रिलेशनशिप देखेंगे, उनका पैटर्न देखेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक एनालिसिस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन करना डेटा का। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम जो है डेटा को एक सीक्वेंस में पहले क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर हम उसको टेबुलेशन करेंगे। ये दो वर्ड मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान में रखें। ऑर्गेनाइज का मतलब है सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको जो है क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर उसका टेबुलेशन करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम पे दिखाना ऑफ डाटा हेल्प। देखो डायग्राम अलग होता है, ग्राफ अलग होता है। डायग्राम देखो इस तरह से देखने को मिलेंगे, 5 तरह के होते हैं, 1 वे, 2 वे, 3 वे है। मैप और मैप होता है एक आपका, मैप पे भी आप दिखाते हैं, और एक होता है पिक्टोग्राम। ये 5 तरह के होते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प्स टू, किसमें हेल्प करता है, कंफ्यूज एनालिसिस। कंफ्यूज क्यों करेगा भाई एनालिसिस को। दूसरा, विजुलाइज ट्रेंड इजीली, बिल्कुल सही बात है। जो डेटा आपका होता है ना, ग्रामेट्रिक जो डेटा होता है, डायग्रामिक जो डेटा होता है आपका, वो इसलिए बनाया जाता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से, अनपढ़ व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। तो ये विजुलाइज कर देते हैं हम डेटा को, ट्रेंड को। तो ये आंसर बनेगा बी। बात समझ में आ रही है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन का मतलब सारांश करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, हेडिंग फैक्ट या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या एग्जैगरेटेड वैल्यू या रैंडम प्लेसमेंट। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है इसका। हम जो है ट्रिबुलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सकें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस तरह से हम डेटा का ट्रिबुलेशन करते हैं। जैसे मान लो ये शहर हैं ABCD, ये कॉलेज है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया मैथ इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पर रख दिया ये 20% बच्चों ने मतलब मैथ में है ना, और 30% ये। इस तरह से हम यहाँ पर क्या दिखा देते हैं, डेटा को दिखा दे रहे, टेबुलेट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आए, सिस्टमेटिक तरीके से। एक तरफ हमने सब्जेक्ट ले लिया और एक तरफ हमने कॉलेज ले लिए, ऐसे ये होता है। क्लासिफिकेशन उससे पहले करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है ए मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी जब मेजर करते हैं तो उसमें कौन सा नहीं करते हैं, है ना। तो भाई मीन तो करते हैं, मीडियन भी करते हैं, मोड भी करते हैं, बट रेंज थोड़ी ना करते हैं। रेंज तो उसका है डिस्प्रेशन का पार्ट, है ना, लिमिटेड। तो बी आंसर बनेगा इसका। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल डेटा इज फाउंडेड बाय, यानी कि अर्थमेटिक मीन समझ रहे हैं आप। अर्थमेटिक मीन जो होती है वो एक्स बार को बोला है यहाँ पर। मीन फॉर इंडिविजुअल डेटा इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करके प्राप्त करते हैं। डिवाइडिंग सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। आपको ये याद करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो जो आपके ऑब्जर्वेशन है, मान लो 10, 20, 30 हैं, 40, इन सबको ऐड करो। नंबर ऑफ कितने हैं, ये 4 हैं, 4 से डिवाइड करो, 70, 100, 25, बात खत्म। ये आ गया डिवाइडिंग सम। सम का मतलब है टोटल, ये जो हमने टोटल किया है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, यहाँ 4। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन आपके पास में है, आप हमें प्रोवाइड करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे।
लेकिन बढ़िया करके पढ़िएगा, जो आपके देखो यहाँ पे बहुत अच्छे चांस हैं आप लोगों को नंबर लाने के। डीडी वाले स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं हाँ स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर या तो आपको पूरा नंबर मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच मेजर्स इजीएस्ट टू कैलकुलेट, सबसे ज़्यादा इजीएस्ट कौन सा है? इजीएस्ट का मतलब सबसे आसान कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे आसान कौन सा है? मीन, मोड, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। सबसे आसान है मोड। कैसे? देखो मैं कैसे का आंसर दूंगा, मान लो मैं इसका 10, 20, 20, 20, 40, 50, इसका हमें क्या निकालना है? ये हमारे आइटम है, इसका हमें मोड निकालना है। वो बहुत सिंपल है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है इसका 20 मैंने निकाल दिया, आंसर आवा दिया देख लो मैंने यहाँ पे। लेकिन अगर आप मीन निकालोगे तो सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे, जो बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है मेरी बात समझ रहे होंगे, 100 ये हुआ, 60 ये हुआ, तो अब हम इसको फिर डिवाइड भी करेंगे 6 से। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा इतना। तो देखो कई सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ी, ये तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो इजी तो सबसे ज़्यादा जेड ही हुआ ना, जेड तो हमने देखते ही निकाल दिया था। अब देखो हार्मोनिक मीन तो और भी ज़्यादा है, जियोमेट्रिक मीन तो और भी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे ईजी कौन सा है? मोड। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, द मेन फीचर्स ऑफ ए स्टैटिकल यूनिट्स। स्टैटिकल यूनिट का स्टैटिकल मेन फीचर्स क्या है स्टैटिकल यूनिट का? तो स्टैटिकल यूनिट का मेन फीचर क्या है? ये क्यों नहीं बड़ा हो रहा? तो इनरेगुलरिटी होती है क्या, या पहला ही देखें, पहला पढ़ लें। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, बिल्कुल ये मेन फीचर है भाई। इससे हम ये देखते हैं कंसिस्टेंसी कितनी है डेटा के अंदर, और हम उसका जो डेटा है उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस ये मेन फीचर है, बिल्कुल सही बात है। इनरेगुलरिटी की तो बात ही नहीं करेंगे, इनरेगुलरिटी तो एक नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है ना। वैगू डेफिनेशन नहीं, वैगू डेफिनेशन नहीं, और कॉस्ट लाइनेस नहीं, तो आंसर बनेगा हमारा ए। बात समझ में आ रही है? स्टैटिकल देखो हर क्वेश्चन के साथ में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। जैसे मान लो अभी उससे पहले क्वेश्चन था तो मैं न्यूमेरिकल करके आपको बताया कि इस तरह से देखो ये सबसे ईजी है और क्यों है वो बताया रीजन। लेकिन इसमें देखिए इसमें कैसे करना है आपको, जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे, तो उसमें आपको थोड़ा देखना है इनरेगुलरिटी की कैसे बात कर लेंगे भैया। स्टैटिक्स तो एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है, तो हम उसमें इनरेगुलरिटी की तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। वैगू डेफिनेशन कोई बनता नहीं है, कॉस्ट लाइन ये नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा यही तो होगा। हाँ जी, ए स्टैटिकल यूनिट शुड बी, एक स्टैटिकल यूनिट कैसी होनी चाहिए? वेरिएबल एंड कन्फाउंडिंग, कन्फाउंडिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, और यूनिफॉर्म होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो आपकी स्टैटिकल यूनिट है वो आपकी एकदम क्लियर हो, ठीक है ना, और उसमें शूटेबिलिटी होनी चाहिए, शूटेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, लगभग एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। बी आंसर इसका सही है। देखो ऑब्जेक्टिव तो चलेगा नहीं बिल्कुल भी। एडजस्टेबल मिड स्टडी, मिड स्टडी यानी कि मिड का मतलब बीच में जो स्टडी करिए उसको वो एडजस्टेबल होनी चाहिए नहीं, और वेरिएबल और कंफाउंडिंग नहीं। आंसर बनेगा क्लियर होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, एक तो होता है सेंसियस मेथड और एक होता है आपका सैम्पलिंग मेथड। ये इन्वेस्टिगेशन करने के मेथड है, ठीक है ना। तो सेंसियस मेथड क्या होता है समझो, जैसे मान लीजिएगा ये हमारे पास में डेटा है और इसमें आलू है, आलू भरे हुए। अब मैं इस डेटा में से, या ये एग्जांपल अच्छा नहीं लगेगा, मान लो ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास है और इसमें 25 बच्चे हैं, है ना, 25 बच्चे हैं। अब मुझे देखना है उनका वेट कितना एवरेज, तो मैं हर बच्चे को
वेट करता हूँ, हर बच्चे का वेट करता हूँ, उसको कॉपी पे लिखता हूँ, और जब 25 के 25 बच्चों का वेट हो जाएगा तो उसको मैं 25 से डिवाइड करके एवरेज निकालूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 25 मेरे पास नंबर्स थे टोटल, और 25 नंबर्स का ही मैंने क्या करा, वेट किया, तो उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। इसमें सारे जो भी यूनिट होती है ना, उन सब का हम पॉपुलेशन की जितनी भी संख्या होती है सबको ऑब्जर्व करते हैं, सबका मतलब सबको कंसिडर करते हैं। तो आंसर आएगा हमारा बी। बात समझ में आई? यहाँ आंसर लिख रहे हैं बेशक, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। आंसर को देख के आंसर तो लिख रहे हैं, ऐसा तो ये पता नहीं, मैंने तो बोला था कि ये ना होनी चाहिए, लेकिन आप इसको ज़्यादा जल्दी से मत देखा करो, पहले ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को समझाने के तौर पर। द चीफ मेरिट ऑफ सेंस मेथड इज, चीप मेरिट, तो इसमें क्या आता है, इसकी सबसे बढ़िया चीप मेरिट क्या है, इसका मुख्य विशेषता ये है, ये लो कॉस्ट नहीं भाई, सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगी, समझो। एक तो होता है सेंसर मेथड। सेंसर मेथड में क्या है कि सारी यूनिट को हम देखते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा हमें एक कॉलेज है, उसमें 5 क्लास हैं, 5 क्लास हैं, उसके सारे बच्चों का ही हम करें वेट, तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा जी सेंसस मेथड तो, और टाइम ज़्यादा लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा उस पर, ठीक है ना। लेकिन हम जो है अगर वेट देखना चाह रहे हैं तो हम पता क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें 60 बच्चे हैं, इसमें भी 60 बच्चे हैं, सब सेक्शन में 60 बच्चे हैं, तो हम इनमें से क्या करेंगे कि जो बच्चे हैं उनमें से हम जो है, वो बच्चे बैठे हुए हैं तो अपना एक रैंडम तरीके से 20 बच्चे इसमें से निकाल लो, 20 इसमें से निकाल लो, 20 इसमें से निकाल लो, 20 इसमें से और 20 में से, ठीक है ना। यानी कि ये 300 बच्चों में से हमने 100 बच्चे निकाल लिए, ठीक है ना। और उसके बेस पे जो हमने करा उसको बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। तो देखिए चीप मेरिट क्या होती है सेंसर मेथड का, ये कंप्लीट एक्यूरेसी को बताता है। भाई आपने ना रैंडमली यूनिट उठाई है ना पॉपुलेशन की, तो फिर उसमें जो है रैंडमली जब आपने उठाया है ना, तो उसमें जो आपका क्लियरिटी है वो एक्यूरेसी के नज़दीक तो जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेसी नहीं कह सकते, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को वेट तो भाई अलग अलग हो सकता है ना, तो लेकिन अगर आप जो है बहुत मतलब अच्छी वेल्ड उसकी तरीके से आप अगर बेस्ट तरीके से डेटा का कलेक्शन करें ना, तो सैम्पलिंग मेथड से ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आता है, बहुत पॉइंट में अंतर आएगा, लेकिन भाई बिल्कुल एक्यूरेसी लेनी है तो वो तो सेंसर मेथड ही बताएगा। तो इसकी सबसे मुख्य विशेषता ये है कि डेटा को जो है आप जो जब ले रहे हैं सेंसर मेथड से, उसका चीफ मेरिट क्या है, तो इसमें कंप्लीट एक्यूरेसी आती है। नेक्स्ट है डेटा विच डेटा इज कलेक्ट फर्स्ट हैंड बाय इन्वेस्टिगेटर। तो जब इन्वेस्टिगेटर द्वारा डेटा पहली बार कलेक्ट किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी डेटा। एक सेकेंडरी डेटा होता है, वो क्या होता है, जब कोई डेटा पहले से किसी ने यूज कर रखा है और उस डेटा को जब हम अपनी रिसर्च में या अपने काम में लेते हैं जो पहले से यूज हुआ है, तो हम उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। रैंडम डेटा ये उसको कहते हैं जब हम जो है सैम्पलिंग मेथड करते हैं ना, सैम्पलिंग यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो यूनिट होती है उन सब यूनिट को हम नहीं लेते हैं, उनमें से कुछ को लेते हैं लेकिन रैंडमली लेते हैं, तो उसको रैंडम डेटा बोलते हैं। तो हमसे पूछा है फर्स्ट हैंड, तो प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड कहते हैं। इमेजिनरी डेटा जो अपने आप से आप इमेजिन करके डेटा बना लें, वो इमेजिनरी डेटा होगा। वैसे इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ये आपके 3 ध्यान में होना चाहिए। मेरिट ऑफ प्राइमरी डेटा इंक्लूड, प्राइमरी डेटा की मेरिट क्या है, आउटडेटेड स्टैटिक्स होता है, नहीं ये तो भाई आउटडेटेड तो वो सेकेंडरी हो सकता है। हाई एक्यूरेसी एंड रेलिवेंस होता है, ये तो बात सही है, प्राइमरी डेटा है तो पहली बार कलेक्ट किया गया है तो उसकी एक्यूरेसी भी ठीक होगी, रेलिवेंस भी होगा। सेकंड डेटा तो कोई मतलब ही नहीं है, प्राइमरी डेटा में सेकंड डेटा यानी कि जो डेटा प्राइमरी है वो सेकेंडरी नहीं हो सकता, और जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी नहीं हो सकता। और चीपर अल्टरनेटिव्स नहीं, चीपर नहीं, प्राइमरी डेटा में तो ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो ये तो आपका कॉस्टली अल्टरनेटिव है, तो आंसर बनेगा बी। इसमें हाई एक्यूरेसी और रेलिवेंसी होती है। बात समझ में आई? विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा की करेक्टरिस्ट नहीं है, विशेषता नहीं है। और ऑलरेडी कलेक्टेड, हाँ बिल्कुल ये तो बात सही है, ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। मे बी आउटडेटेड, बिल्कुल मे बी हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा पुराना हुआ तो
आउटडेटेड भी हो सकता है, कलेक्टेड बाय अदर, बिल्कुल सही बात है, औरों के द्वारा कलेक्ट किया जाए, लेकिन उसने पूछा नॉट, तो हाई स्पेसिफिक टू न्यू स्टडी, नहीं, ये स्पेसिफिक न्यू स्टडी के लिए नहीं होता है, हाईली नहीं होता है, ठीक है ना। आप कर सकते हैं सेकंड डेटा पे भी स्टडी, लेकिन न्यू स्टडी नहीं बनेगी उसमें, थोड़ा सा अगर आप उसको प्राइमरी डेटा पे करेंगे तो वो हाईली स्पेसिफिक न्यू बन जाएगी, ठीक है। हालांकि ये भी नई स्टडी होगी लेकिन हाईली स्पेसिफिक नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय आस्किंग नॉलेजेबल पर्सन। मेथड ऑफ कलेक्शन डेटा को कलेक्शन करने का मेथड, ठीक है ना, बाय आस्किंग नॉलेजेबल पर्सन, जो नॉलेजेबल पर्सन है उसके द्वारा पूछा गया है एज, उसको आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। देखिए डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन वो करता है कि मान लो कोई इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाएगा वहाँ पे और डायरेक्ट पर्सनल करेगा, लेकिन उसने ये कहा है नॉलेजेबल पर्सन, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो जो है इनडायरेक्टली ओरल इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको जो है बहुत सारे फैक्टर्स की ऑलरेडी पहले से नॉलेज है, क्योंकि वो बोला गया है यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन के बारे में। ओके, नेक्स्ट, ये डेटा कलेक्शन के मेथड हैं और डेटा के इन्वेस्टिगेशन के मेथड दो ही हैं। डेटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, एक तो क्वेश्चनेयर से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल से कर सकते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से आप 4 मेथड है इससे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बाय ईयर्स और मंथ्स, क्लासिफिकेशन बाय ईयर और मंथ, तो समय के आधार पे हम कर रहे हैं, टाइम के बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप उसको क्रोनोलॉजिकल बोलेंगे। क्या आएगा आंसर इसका, बी, देख लो बी ये रहा, ठीक है ना। डेटा का कलेक्शन हम कर रहे हैं टाइम के बेस पर, तो उसको क्रोनोलॉजिकल बोलेंगे। क्लियर है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो, डेटा अरेंज बाय एट्रीब्यूट्स लाइक ऑक्यूपेशन, है ना, डेटा अरेंज बाय एट्रीब्यूट्स लाइक ऑक्यूपेशन, इसको आप क्या बोलेंगे, जो मतलब आपका व्यवसाय है ना, उसके गुणों के आधार पर आपने डेटा को अरेंज किया है, तो ऑक्यूपेशन एट्रीब्यूट के बेस पर, एट्रीब्यूट कहते हैं गुणों को, गुण, तो इसका मतलब है गुण बात करता है क्वालिटी की, क्वांटिटी की बात नहीं करता, जैसे कि गोरा होना, काला होना, अच्छा होना, बुरा होना, ठीक है ना, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डेटा बोला जाता है इसको। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, हाँ जी। ग्रुपिंग ऑफ डेटा बाय एज इंटरवल, ऐसे ग्रुप करना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो चीज़ आपके पास में क्वांटिटेटिव में है उसी को आप ऐसे कर सकते हैं, है ना, 0 से 10, 10 से 20। कुमुलेटिव नहीं, उसमें लगातार जुड़ता है, क्रोनोलॉजिकल डेटा टाइम से संबंधित होता है, फंक्शन नहीं, फंक्शन तो रही है, ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर सी होगा, ये रहा। व्हाट इज द स्टैटिकल सीरीज, देखो हर पॉइंट को आप ध्यान से सुनो, यहाँ पे आंसर दे दिए, ये भी मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा है, आंसर नहीं होने चाहिए थे, खैर आंसर आपके लिए PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, और फ़ायदा रहेगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, मैं हर लगभग आपके चारों ऑप्शन को बताता हूँ। तो व्हाट इज़ द स्टैटिकल सीरीज, स्टैटिकल सीरीज कैसी क्या है, रैंडम लिस्ट होती है, ये लॉजिकल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, कोडेड बाय सिंबल्स ओनली, सिंबल से ओनली, केवल सीरीज को केवल सिंबल से नहीं, ओनली वन वैल्यू नहीं, ऐसा तो नहीं है, वन वैल्यू की होगी, सीरीज में तो आपकी 2 वैल्यू भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, तो और रैंडम लिस्ट होगी, केवल रैंडम होगी नहीं, ठीक है ना, नॉन रैंडम भी हो सकती है, तो ये आपका लॉजिकल सिस्टमेटिक और अरेंजमेंट होता है। सीरीज का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द स्टैटिकल सीरीज का मतलब है जो लॉजिकल हो, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में हो,
ठीक है। नेक्स्ट, ए डिस्क्रीट सीरीज। सीरीज हमने आपको बताई थी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहा है वो। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? एट्रीब्यूट्स फ्रीक्वेंसी, केवल जो आवृत्ति होती है उनका गुण होते हैं केवल, नहीं। नंबर ऑफ टाइम वैल्यू अक्कर्स, यहाँ पर जो है टाइम वैल्यू नंबर ऑफ टाइम वैल्यू अक्कर्स होती है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब समझो, डिस्क्रीट सीरीज शो क्या करता है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10। अब ये तो x हो गई, यहाँ पे 3 रख दो, 10 रख दो, 15 20 रख दो, चलो 15 और 2। तो ये जो है यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी भी मिलेगी देखने को और ये भी मिलेगा। तो नंबर ऑफ टाइम वैल्यू अक्कर्स होंगी यहाँ पर, नंबर ऑफ वैल्यू टाइम। बात समझ में आ गई ना? हाँ जी। कंटिन्यूस सीरीज, 3 तरह की सीरीज बता रखी हमने, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज इज ग्रुप्ड बाय, किसके द्वारा ग्रुप होती है? क्लास इंटरवल के द्वारा। हाँ बिल्कुल, कैसे? अभी मैं बता रहा हूँ। इंडिविजुअल रिकॉर्ड नहीं, इंडिविजुअल नहीं होते। ओनली लोकेशन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं, केवल ये होती है आपकी क्लास इंटरवल के थ्रू। देखो मैं आपको बताता हूँ बना के कैसी होती है कंटिन्यूस सीरीज, देख लो। यहाँ पर देखो 0 से 10, 10 से 20, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। 20 से 30, 30 से 40। ये है आपकी 3 2 5 3। तो ये आपके एफ हो गई, ये हमारी क्लास हो गई, क्लास। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं इसी को, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा? डेटा का क्लासिफिकेशन का मेन पर्पज क्या है? यहाँ देखो आप, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या होता है? तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। सही बात है, डेटा का क्लासिफिकेशन तो इतने इसलिए करते हैं। और आगे पढ़ते हैं, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कोई काम करते होंगे हम? नहीं। लूजिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना को खोने के लिए करेंगे? अरे भैया, सूचना प्राप्त करने के लिए करते हैं क्लासिफिकेशन भी। ओनली इंक्रीजिंग लेंथ, ओनली वर्ड आ गए, ये गलत हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हैं। ट्रिबुलेशन अरेंज डेटा इन, तो मैंने आपको बताया ट्रिबुलेशन का मतलब सारणी में दिखाना, हिंदी में बोलते हैं सारणी, ऐसे करके सारणी में हम दिखाते हैं जब डेटा को। तो डेटा इन पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ में तो हम वर्ड लिखते हैं। ओनली चार्ट्स, ओनली चार्ट नहीं। रो एंड कॉलम, बिल्कुल। ये क्या बनाया मैंने? ये आपका रो, ये तो कॉलम बन गए, ये कॉलम है ना, ऐसे करके और ऐसे करके रो बन जाती है। तो रो और कॉलम में दिखाना क्या कहलाता है? ट्रिबुलेशन कहलाता है, सारणियन कहलाता है। विच इज ए फीचर्स ऑफ ए स्टैटिकल टेबल। स्टैटिकल टेबल के फीचर्स बताओ। स्टैटिकल टेबल के फीचर्स क्या होते हैं? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, रैंडम वैल्यू। रैंडम वैल्यू देखो रैंडम होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं रैंडम ही हो, नॉन रैंडम भी हो सकता है। तो ये तो इसलिए गलत हो गया। अनलाइबल्ड कॉलम और लॉन्ग सेंटेंस, ये क्या है? लॉन्ग सेंटेंस, दोनों गलत हैं। बात है आपका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, बिल्कुल सही बात है। जो स्टैटिकल टेबल होती है, स्टैटिकल यूनिट होती है ना, वो आपकी जो है आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में ही मिलेंगी देखने को। डायग्राम यूज टू कंपेयर पार्ट ऑफ ए होल। डायग्राम जो होता है, कंपेयर पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है ना। तो डायग्राम कौन सा ऐसा डायग्राम है जिससे हम सबका कंपेयर कर देते हैं, सबको? तो वो होता है आपका पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है? ये ठीक है, 20%, 30%, ये पाईग्राम होता है, ये सबको बता देगा, ठीक है। ये कितना बचेगा? 50 कम कर दो, 310। क्लियर है? और वैसे भी आप देख सकते हैं इसमें आपका बाई डायग्राम, 5 तरह के बाई डायग्राम होते हैं। तो ये पॉलीगॉन तो हो ही नहीं इसका पार्ट, ठीक है ना।
तो ये तो आंसर वैसे ही कट गया। और हिस्टोग्राम क्या है, हम उसमें मोटाई दिखाते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है, पॉलीगॉन और ये हिस्टोग्राम तो इसके पार्ट है ही नहीं। पाइग्राम और ये बार डायग्राम ये दोनों इसके पार्ट हैं। तो बार में क्या होता है, मोटाई दिखाते हैं, मोटाई ऐसे करके देखो, ये देखा हो अगर आपने, है ना, जब क्रिकेट चलता है तो ये आता है ना दिख के, ये होता है बार डायग्राम। तो आंसर इसका पाई डायग्राम है, क्योंकि ये होल की बात कर लेता है, ठीक है। विच चार्ट इज बेस्ट टू शो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चार्ट ऐसा है जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब बेस्ट तरीके से शो कर सकता है। तो वो होता है हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई डायग्राम में और आपका बार डायग्राम में, इनमें तो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते ही नहीं है, इनमें तो फ्रीक्वेंसी की बात करते ही नहीं है। अब हमें शो करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये तो कोई शो करने का टूल ही नहीं है, ये हिस्टोग्राम आएगा। और ये ग्राफिक होता है, ध्यान रखना इस बात का। और ये ग्राफिक जो होते हैं, ग्राफिक्स में हम फ्रीक्वेंसी को और आइटम्स को दोनों को कंसीडर करके चलते हैं। और अगर हमको डायग्राम बनाना होता है तो वहाँ पर हम केवल आइटम्स को लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का वहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। ये मैं जो बातों को बोल रहा हूँ आप उनको लिख सकते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। मीन, मीडियन एंड मोड टुगेदर आर, तीनों को आप अगर आप साथ लेके चलें तो वो क्या कहलाते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नहीं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी कहलाते हैं। बात एकदम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। रेंज इज कैलकुलेट एज, रेंज को आप कैसे कैलकुलेट, सम ऑफ ऑल वैल्यू मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। एल माइनस एस, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को घटा देते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन मीन्स, क्वार्टाइल डेविएशन मीन्स पता है, क्यू डी, क्यू डी इजिकल टू क्या होता है, क्यू डी इजिकल टू होता है मीडियन लोकेशन नहीं, एवरेज डिफर फ्रॉम मीन नहीं, ये होता है स्प्रेड ऑफ मिडल 50% ऑफ डेटा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताता है, 50% ऑफ डेटा को बताता है, ठीक है। बीच में कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर क्यू डी का Q1 Q2, ठीक है, और Q3, यही तो होता है। ये 25% को बताता है, ये आपका 50% को बताता है, और ये बताता है आपका 75% को। तो ये जो स्प्रेड कर रहा है, समझ रहे हैं, इसमें से इसको घटा दो तो 50% बढ़ जाएगा ना, तो इसको 50% को बताता है क्यू डी। क्यू डी का मतलब ये होता है Q3 माइनस Q1 और डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गई, हाँ जी। नेक्स्ट, परसेंटाइल डिवाइड डेटा इनटू, परसेंटाइल डेटा को कितने में बांट देता है, 100 में। परसेंटाइल का मतलब समझे, Q1 Q2 Q3 Qn और O D P, इसका बेस 4, इसका बेस 4, इसका बेस 4, इसका पंचमक बोलते हैं हिंदी में, इसका 5, इसको 8, इसका अष्टमक बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी ऑक्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे अष्टमक बोलते हैं हिंदी में, दशमक का 10 और इसका 100। तो ये आ गया देखो आपका आंसर। तो अगर आप इस तरह से देखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कभी किसी का पूछ ले दिक्कत क्या है तुम्हें, वो पूछ ले भाई कि Q2 का डिवाइडेड डेटा, Q यानी कि Q जो होता है वो डिवाइडेड डेटा होता है किसमें, 4 में, 4 इक्वल पार्ट में, हाँ जी। विच इज ए डीमेरिट ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंड डेटा की डीमेरिट क्या है, डीमेरिट एक तो होती है मेरिट और एक होती है डीमेरिट। तो डीमेरिट क्या है सेकंड डेटा की, मे नॉट फिट करंट नीड, ये करंट नीड को में फिट नहीं बैठता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन और देखेंगे हम, हाईली स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक, ऑलवेज ओरिजिनल होता है, और मोस्ट रिलायबल होता है। सेकंड डेटा की मेरिट नहीं डीमेरिट पूछा है। नॉट फिट करंट नीड,
डीमेरिट ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये जो हमारी पहला ही होगा, सही है। मे नॉट फिट करंट नीड, ये करंट नीड को फुल पर नहीं करता है, ये डीमेरिट है इसकी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एस डी। एस डी क्या होता है, एस डी होता है स्क्वेयर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि एस डी इजिकल टू फॉर्मूला होता है एच डी स्क्वेयर बराबर वी। तो एच डी इजिकल टू होता है स्क्वेयर रूट, ठीक है ना, स्क्वेयर रूट ऑफ वेरिएंस का रूट चढ़ा दो, वही आपका एच डी होता है, ये आंसर बनेगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज टू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो कोफिशिएंट है वो किस में यूज होता है, कंपेयर वेरिएबिलिटी, सही बात है, इसमें कंपेयर संगत है, असंगत है, कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है, इस चीज़ को हम देखते हैं, तो ये आंसर बनेगा पहला। ओके, द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए डाटाबेस इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डाटाबेस, तो किसकी होती है सबसे ज़्यादा, भाई कोई डाटा है उसके उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, मोड की, मोड को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बेस पे तो लेते हैं, तो सी होगा। मीन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिडिल वैल्यू होती है साहब, मीन तो मिडिल वैल्यू होती है, बीच वाला आइटम, बीच वाला जो 50% इधर, यानी कि मिडिल ऑफ द डेटा में होता है, उसको मिड वैल्यू बोलते हैं, और मीडियन से कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन को बताता है, मीडियन आपको क्या बताएगा, पोजीशन। और आज का लास्ट, विच इज ट्रू फॉर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के, जियोमेट्रिक मीन के लिए क्या ट्रू है, ये यूज फॉर रेट्स एंड परसेंटेज, बिल्कुल सही बात है, ये नॉट सूटेबल फॉर रेशो, और इग्नोर जीरो वैल्यू, इग्नोर करता है जीरो वैल्यू को, ट्रू पूछा है उसने, तो इसमें देखो सो लार्जेस्ट वैल्यू नहीं, ये इसमें पहला ही है जो मैंने अभी आपको बात बताया, यूज फॉर रेट एंड परसेंटेज, अगर आपको कोई चीज़ परसेंटेज में निकालनी है, ठीक है ना, और या रेट में निकालना है, रेट निकालना है, किसी डेटा का रेट निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो वहाँ पर आपको किसका यूज करना चाहिए, वहाँ पर आपको जियोमेट्रिक मीन का यूज करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।